गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के व्याख्यान में हमने मान्यता का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे मान्यता के प्रकार क्या हैं। किसी भी नए राज्य को मान्यता देने के तरीकों के आधार पर हम मान्यता के कई तरह के या कई रूपों में मान्यता को देख सकते हैं। उसके कई प्रकार हैं। पहला है ध्वनित और स्पष्ट मान्यता। जब एक राज्य विभिन्न राजनीतिक कारणों से किसी नए राज्य को स्पष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं करता, किंतु इस प्रकार व्यवहार करता है जिससे यह प्रतीत हो कि उसने संबंधित सत्ता को मान्यता प्रदान कर दी है, तो इसे ध्वनित मान्यता कहा जाता है। जैसे द्विपक्षीय संधियां, दौत्य संबंधों की स्थापना और वाणिज्य दूतों का आदान प्रदान कुछ ऐसे ही व्यवहार हैं जो ध्वनित मान्यता के प्रतीक कहे जा सकते हैं। मान्यता का यह एक गुप्त और अप्रत्यक्ष तरीका है और इसके अंतर्गत मान्यता प्रदान करने वाला राज्य नए राज्य के झंडे को स्वीकार करता है, उस राज्य के प्रधान अधिकारी से बातचीत एवं विचार विमर्श करता है, उसके साथ समझौते करता है और इस प्रकार विभिन्न तरीकों से उस नए राज्य के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ध्वनित मान्यता को व्यक्त घोषणा द्वारा प्रभावहीन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन चीन यात्रा पर गए और उन्होंने वहाँ कतिपय करारों पर यानी संधियों पर, समझौतों पर हस्ताक्षर किए, परंतु बाद में अमेरिकी सरकार की ओर से यह घोषणा की गई कि इसे मान्यता नहीं माना जाएगा। बाद में सन 1976 में अमेरिका ने चीन सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। तो इसे हम ध्वनित और स्पष्ट मान्यता कहते हैं। दूसरा रूप हम देख सकते हैं एकाकी और सामूहिक मान्यता। जब किसी नए राज्य को दूसरे राज्य व्यक्तिगत रूप से मान्यता प्रदान करते हैं तो उसे एकाकी मान्यता कहा जाता है। कई बार अनेक राज्य मिलकर किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या समझौतों में अनेक राज्यों को एक साथ मान्यता प्रदान करते हैं, इसे ही हम सामूहिक मान्यता कहते हैं। अनेक अवसरों पर राज्यों ने इस प्रकार की मान्यता प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद सामूहिक मान्यता के उदाहरण बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 1878 में बर्लिन कांग्रेस ने रोमानिया, बल्गारिया, सर्बिया और मोंटीनिग्रो आदि देशों को सामूहिक मान्यता प्रदान की थी। अगला है अतिक्षिप्र मान्यता। किसी राज्य में क्रांति होने पर उसका कोई भाग उससे अलग होकर अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित करने की घोषणा करता है, तो दूसरे देशों के सामने मान्यता संबंधी कठिन समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि इस समय जल्दबाजी से मान्यता दी जाती है, तो यह अति क्षिप्र मान्यता होगी। इस प्रकार की मान्यता पहले से विद्यमान सरकार अपने घरेलू मामलों में अनुचित हस्तक्षेप में मानती है। तो इसे, जैसे कोई राज्य है उसमें क्रांति हो गई, कोई एक भाग उससे अलग हो गया क्रांति करके, उस अलग हुए भाग को यदि दूसरा राज्य मान्यता देता है तो पहले वाला नाराज भी हो सकता है जिससे वो अलग हुआ है, और ऐसे में वो हस्तक्षेप भी मान सकता है। तो बहुत सोच समझकर ये जल्दबाजी में मान्यता दी जाती है, उसे अतिक्षिप्र मान्यता कहते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है। जैसे 14 मई 1948 को अमेरिका द्वारा इजराइल को उसी दिन मान्यता प्रदान कर दी गई थी जिस दिन इजरायली स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावित हुआ था। यह सर्वविदित है कि इजराइल को मान्यता इस तथ्य के बावजूद प्रदान की गई थी कि इजराइल राज्य का अस्तित्व उस समय तक अंतिम रूप से स्थापित नहीं हुआ था। तो इस तरह की मान्यताएं कई बार संकट खड़ा कर देती हैं। अगला है जैसे वास्तविक तथा कानूनी मान्यता। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब एक राज्य जो वास्तव में राज्य है उसकी वांछनीयता के संबंध में संदेह किया जा सकता है।
इस स्थिति में वास्तविक और कानूनी संप्रभुओं के बीच भेद करने के लिए मान्यता को भी दो रूपों में विभाजित कर लिया जाता है। जो तथ्यगत राज्य हैं उसे कानूनी रूप में संप्रभु स्वीकार न करके वास्तविक मान्यता प्रदान कर दी जाती है। प्रोफेसर स्टार्क ने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी है और ये कहा कि कानूनी या विधिवत मान्यता वह है जिसमें मान्यता देने वाले के अनुसार प्रत्याशी राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्धारित सभी आवश्यकताओं को पूरी करता है और अंतर्राष्ट्रीय समाज में प्रभावशाली स्थान ग्रहण करने की क्षमता रखता है। वास्तविक मान्यता का यह आशय है कि मान्यता देने वाले राज्य की दृष्टि से मान्यता दिया जाने वाला राज्य अस्थायी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून की उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इस प्रकार की मान्यता किसी देश में परिवर्तन अथवा क्रांति होने के बाद ऐसी नई सरकार को दी जाती है जो अपने नियंत्रण में विद्यमान प्रदेश पर पूरा अधिकार रखती है, किंतु पूर्ण रूप से सुस्थिर नहीं होती और अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां पूरी तरह से नहीं निभा सकती। साम्यवादी क्रांति के बाद जब सोवियत रूस ने नई सरकार स्थापित हुई तो अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे वास्तविक सरकार मानते हुए भी कानूनी सरकार इसलिए नहीं माना कि ये अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सहमत नहीं थी। तो कानूनी मान्यता देते समय यह देखा जाता है कि क्या नए राज्य की सुदृढ़ता एवं स्थायित्व है या नहीं, क्या उसे जनता का समर्थन प्राप्त है या नहीं, क्या उसमें अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के पालन की इच्छा है या नहीं। यदि कोई राज्य ये शर्तें पूरी न कर सके तो उससे वास्तविक मान्यता यह कहकर दी जाती है कि वस्तुतः इस प्रदेश पर इसका अधिकार है, भले ये अन्यायपूर्ण और अल्पकालीन हो। तो तथ्य के अनुसार दी जाने वाली मान्यता एक अस्थायी मान्यता है। तथ्यगत मान्यता कानूनी मान्यता का पूर्व रूप होती है। यह वस्तुतः मान्यता देने वाली सरकार को अनेक कठिनाइयों एवं झंझटों से बचा लेती है। ऐसी मान्यता देने वाला राज्य एक ही प्रदेश में दो सरकार होने पर दोनों को खुश रखता है और वास्तविक मान्यता देने पर मान्यता देने वाले राज्य को अनेक प्रकार के आर्थिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि मान्यता के कई तरीके हैं। कई तरीकों के अनुसार मान्यता प्रदान की जाती है। यह स्पष्ट या ध्वनित भी हो सकती है, एक पक्षीय संयुक्त हो सकती है, यह घोषणा के रूप में अथवा संधि के रूप में कूटनीतिक प्रतिनिधियों के विनिमय के रूप में भी हो सकती है। राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र के अनुसार एक नए राज्य को मान्यता देने का तरीका यह था कि महासभा 2/3 बहुमत द्वारा उस राज्य को राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्रदान कर दे। किसी राज्य को मान्यता देने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें मुख्य जो तरीके हैं उसके बारे में उसको देखेंगे हम। पहला, जैसे संधियों द्वारा। तो जब किसी नए राज्य के साथ दूसरा राज्य संधि करने लगता है तो वह उसे मान्यता प्रदान करता है। आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार की संधि में मान्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्र होने के बाद फ्रांस के साथ संधि की। इस संधि में यह नहीं कहा गया कि फ्रांस अमेरिका को स्वीकार करता है, किंतु संधि की शर्तें ऐसी थी जो केवल स्वतंत्र राज्यों के बीच में हो सकती थी। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता, राष्ट्रसंघ की भांति संयुक्त राष्ट्र संघ भी नए राज्यों को अपना सदस्य बनाकर उन्हें मान्यता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए कनाडा जैसे ब्रिटिश डोमिनियन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। इसके अलावा दौत्य संबंध द्वारा भी होता है। ये जब किसी नए राज्य के साथ दूसरे राज्य अपना दौत्य संबंध स्थापित कर लेते हैं अथवा किसी नई राजनीतिक सत्ता के साथ अपने दूतों और राजनयिक प्रतिनिधियों का आदान प्रदान करते हैं, तो यह समझ लिया जाता है कि उसे भी नए राज्य को मान्यता प्राप्त प्रदान कर दी है, क्योंकि दौत्य संबंध मान्य राज्यों के बीच ही स्थापित होते हैं। फिर कई बार एक पक्षीय घोषणा के द्वारा भी मान्यता प्रदान की जाती है। कभी कभी क्या होता है कि एक राज्य की सरकार दूसरे नए राज्य को एक पक्षीय घोषणा द्वारा भी स्वीकार कर लेती है।
इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि इजराइल की स्थापना के 10 मिनट बाद ही अमेरिका की सरकार ने उसे एक घोषणा द्वारा स्वीकार कर लिया। इसी तरह सामूहिक घोषणा, जब एक नए राज्य को मान्यता प्रदान करने के इच्छुक कई राज्य होते हैं तो वे एक साथ मिलकर घोषणा करते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं 24 जनवरी 1871 को जर्मन साम्राज्य को मान्यता प्रदान करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस आदि राज्यों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रवेश, कभी कभी नए राज्यों को इसलिए मान्यता दे दी गई है कि उन्होंने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया था। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया पेरिस सम्मेलन में भाग लेने और वारसा की संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण ही राज्य मान लिए गए थे। तो इस तरह से राज्यों को मान्यता कई तरह से प्रदान की जाती है, चाहे संधियों के द्वारा की जाए या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सदस्यता प्रदान करके, या फिर राजनयिक प्रतिनिधियों के आदान प्रदान के द्वारा, या एक पक्षीय घोषणा भी तुरंत कई बार राज्य कर देते हैं। सामूहिक रूप से भी मान्यता प्रदान की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी किसी राज्य को प्रवेश प्रदान करके उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस राज्य को मान्यता प्रदान की जाती है। तो मान्यता प्रदान करने के कई तरीके हैं और उनमें प्रमुख तरीकों के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। तो आज जो मान्यता के प्रकार हैं उसके बारे में चर्चा की कि कई तरह के प्रकार हैं, मान्यता प्रदान कैसे की जाती है, किन किन स्वरूपों में उसे प्रदान किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से मान्यता प्राप्त राज्य ही एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समाज का एक सदस्य समझा जाता है। धन्यवाद।